अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे घर के अंदर किसी ने जिंदा जानवर को काट के मेरी पानी की टंकी में भर दिया था और उनका खून नीचे नल से टपक रहा था, तो आप कहोगे ये तो किसी बाहर वाले का काम होगा ना। पर अगर मैं आपको कहूं कि उस घर में सिर्फ हम ही रहते थे और वो जो टंकी थी वो अंदर से बंद थी, तो आप क्या कहोगे? और अगर उसके बाद भी चाहे आप कितनी सफाई कर लो, चाहे कितनी अगरबत्ती, धूप, लोगान, कितना कुछ भी कर लो, फिर भी घर में मरे हुए जानवर की बदबू और खून की बदबू जाती ही ना हो, तो क्या आप उस घर में रह पाओगे? ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये कहानी कोई इमेजिनेशन भी नहीं है, ये कहानी है 3 जनरेशंस की जिंदगी की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 3 जनरेशन से जुड़ी हुई है, जिसमें भूत भी है, जिन भी है और ब्लैक मैजिक भी। मेरा नाम नितिन है और जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी मेरी पूरी फैमिली की है, 3 पीढ़ियों की है। और सच बताऊं, जब मैं ये सब बोल रहा हूं ना, तो आज भी लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ, मेरे घर के साथ हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के सपनों में भी इतना बुरा हो। हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और दोस्तों, आज की कहानी नितिन की कहानी है, उसकी 3 जनरेशन से जुड़ी हुई कहानी है। ये एक हॉन्टेड हाउस की कहानी है। ट्रस्ट मी, इस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस, हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हमारे वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मेरे को करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भाई एक आर्किटेक्ट है एंड आई हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म, एंड मेरी जो रोजी रोटी है ना यूट्यूब से नहीं चलती है, बट आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, जेन्युइनली आई फील अमेजिंग अबाउट इट, आई फील ग्रेट about it and definitely I want to give something back to you guys। बहुत सारे लोग दोस्तों इस चैनल को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कहानियां सुनने के लिए देखते हैं, बट बहुत सारे लोग इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल में मदद की जरूरत है। उनके साथ या तो कुछ डिफरेंट या कुछ पैरानॉर्मल चीजें हुई हैं लाइफ में, या कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्टक हैं, तो वो लोग मेरे से ना बाबा, मौलवी, इन सबके नंबर मांगते हैं। अब दोस्तों, मैं डायरेक्टली नंबर शेयर नहीं कर सकता बिकॉज आप समझ रहे हो ना कितना रिस्की है ये। यार, कोई भी आपकी वनरेबिलिटी, कोई भी आपकी मुसीबत का फायदा उठा के आपको लूट सकता है, आपको ठग सकता है, और मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली उन लोगों को नहीं जानता हूँ। मैंने 1-2 लोगों के बारे में जब बताया भी, वो वही लोग थे जो पैसा चार्ज नहीं करते थे, और डेफिनेटली वो फिर बहुत दूर थे, कई सारे लोग गए भी वहाँ पे, कई सारे लोग नहीं जा पाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके भाई के पास बहुत सारे स्किल सेट्स हैं और उनमें से एक स्किल सेट है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का भी। दोस्तों, लाइफ में हम जब स्टक होते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक तरह का डायरेक्शन होता है, और कई बार आप जब बहुत सारी मुसीबत में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता, ये चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैं आपको ये ऑफर दे सकता हूँ कि आपको अगर प्रॉब्लम है कुछ, या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, या इफ़ यू आर स्टक इन लाइफ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज में अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम, एंड प्लस नीचे ब्रीफली कि आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, मतलब क्या समस्या चल रही है या वट एवर इट इज। मेरे टैलेंट में वट एवर बनेगा, जो भी बनता होगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड दोस्तों, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप सोचोगे भैया हेल्प कर रहे हैं, कुछ पैसे से मांग लेंगे। भाई, तुम में कोई कुछ फोर्स नहीं कर रहा पैसे देने के लिए, ठीक है। कोई मॉनेटरी एंगल नहीं है, चिल मारो, वहां पे आओ। जेन्युइनली आई वुड वांट टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। और बस इतना आप कर लेना, बी पेशेंट भाई। मैं ऑब्वियसली मैं बहुत सारे काम है जिंदगी में, मैं कोई ये पंडित नहीं हूँ भाई कि तुम्हें दिन भर बैठ के कुंडली देखता रहूंगा, ठीक है। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा मैं देखूंगा। सो आई विल ट्राई टू हेल्प, जितने लोगों को हो सकेगा मैं करूंगा भाई। थोड़ा पेशेंस रखना, और प्लीज मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना, अच्छा लगेगा मुझे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो। एक ना बहुत मजेदार सी कम्युनिटी बनाते हैं दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो आप लोगों की तकलीफ सुन के मेरे को जेन्युइनली बहुत वो होता है। तो मैंने सोचा है कि यार मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिलहाल जितना टैलेंट है उतने से हेल्प करते हैं। कहानी तो सुनी रहो आप। चलो दोस्तों, इसी बात पे आप कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने नाम, पते वगैरह सब चेंज कर दिए हैं फॉर प्रिवेसी ऑफ कोर्स। और ये जो कहानी है, जिसने कहानी भेजी उनका नाम नितिन है, और मैं ये कहानी नितिन की तरफ से आपको सुना रहा हूँ। तो जब भी मैं वगैरह बोलूँ, मम्मी बोलूँ, तो ये सब चीज़ें नितिन के लिए ही एड्रेस होंगी, ठीक है। बस आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू क्लियर इट। ओके, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है, और ये जो कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी मेरी पूरी फैमिली की है, 3 पीढ़ियों की है। मैं झारखंड के रांची से बिलोंग करता हूँ, और ये कहानी आज से नहीं, लगभग 45 साल पहले की है,
मेरे जन्म से भी काफी पहले वही कहानी शुरू होती है। ये बात तब की है जब मेरे पापा 9-10 साल के थे। मेरे पापा लोग 2 भाई और 5 बहनें थे। उस टाइम पे झारखंड का ये एरिया, गुमला और झांसी, ये ना बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया, बहुत ही जंगल वाला एरिया हुआ करता था। गाँव गाँव में पैरानॉर्मल चीजें जिसे आजकल लोग मजाक समझते हैं, वो उस टाइम पे नॉर्मल हुआ करती थी। हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं और भगवान में श्रद्धा, पूजा पाठ, आस्था, ये सारी चीजें हमारे खून में है। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे दादाजी से। मेरे दादाजी सरकारी नौकरी में एक जगह पे ऑडिटर थे। दादाजी पढ़े लिखे, डिसिप्लिन और साथ में ही उनको झाड़ फूक का भी थोड़ा ज्ञान था। लोग उनके पास जब आते थे जब नॉर्मल इलाज काम नहीं करता था। एक दिन मेरे दादाजी के भाई ने उन्हें बुलवाया। गाँव में किसी पे भूत चढ़ गया था। तब गुमला और रांची का सफर लगभग 100 किलोमीटर का होता था, वो भी बस से। दादाजी गए, झाड़ फूक करी और काम हो गया, लाइक यूजुअल बिजनेस। पर दोस्तों यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। वो भूत चीज या वो जो कुछ भी था, वो दादाजी के साथ घर आ गया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, दादाजी को कुछ नहीं किया उस चीज ने, लेकिन मेरे पापा की बहन थी छोटी सी, उसको वो चीज दिखाई देने लग गई। पहले धीरे धीरे दिखने लगी, फिर रोज। पहले वो सपनों में आने लगी, फिर जागते हुए भी दिखने लगी। और इन सब के 20 से 30 दिन के अंदर उस बच्चे की मौत हो गई। उस बच्चे की डेथ के बाद घर में मातम हो गया था, लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकी। उसके बाद मेरे पापा के छोटे भाई को भी सेम चीजें होने लगी। वही डर, वही चेहरा, वही सपने। और 20-25 दिन बाद वो बेचारा अंधा हो जाता है। दादाजी ने अपने एंड पे बहुत कुछ ट्राई किया, पर दादाजी को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। दादाजी ने अपनी जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से झाड़ फूक ट्राई किया, पर वो चीज घर से जा नहीं पाई। दादाजी समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उन्होंने कई सारे तांत्रिकों से भी बात करी, बहुत कोशिश करी, पर कुछ काम नहीं आया। दादाजी इन सब चीजों के होते हुए भी घर के माहौल को नॉर्मल बना के रखना चाहते थे। दादाजी बाजार गए और बाजार से वो कुछ कपड़े लाए और अपने छोटे बेटे को उन्होंने एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट गिफ्ट करी। रात को बच्चा ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन के सोता है, पर सुबह वो बच्चा उठता ही नहीं है। घर में 70-80 दिन के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई थी। अब सिर्फ मेरे पापा और उनकी 4 बहनें बची थी। और जैसे वो एक एक करके बच्चों को चुन रहा था ना, अब बारी थी मेरे पापा की। पापा को रात में लगता था कि कोई हंस रहा है। उनको रात भर सोने नहीं देता था। कभी वो उनको बिल्डिंग के छज्जे पे बैठा हुआ दिखता था। पापा चीखते थे, रोते थे, पर सब बेबस थे। दादाजी पूरे घर में दुग्गल और अगरबत्तियों का धुआं भर देते थे। उससे थोड़ी देर शांति तो होती थी, पर जैसे जैसे वो धुआं कम होता था, ये चीजें बढ़ती थी और सेम सिनेरियो फिर से होता था। फिर आखिरकार एक ऐसे इंसान को बुलाया गया जो बहुत ज्ञानी था, इन चीजों का बहुत अच्छा खासा अनुभव रखता था। उसने घर में बहुत बड़ा हवन किया, यज्ञ किया। बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद उसने कहा कि इस घर में जो कुछ भी था वो घर को छोड़ के जा चुका है। उसके बाद तंत्र और मंत्रों के थ्रू घर को बंधवा दिया गया ताकि कोई और चीजें घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। यहाँ तक की कहानी मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी और पापा इस बारे में कभी बात नहीं करते। शायद वो कभी इस बारे में बात कर भी नहीं पाएंगे। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना मुझे समझ में आया कि ये जो घर है, इस घर में बच्चों की ना बलि चढ़ा दी गई थी। अब यहाँ से कहानी दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड होती है 2009 में। मैं पैदा हो चुका था, मेरी 2 बहनें और एक मैं। पापा का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। ट्रांसपोर्ट लाइन के 6 बड़े ट्रक्स थे। हम रांची के प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और इसी वक्त सब कुछ टूटना शुरू होता है। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रक से सामान गायब हो जाता है, एक ट्रक के नीचे लेबर गिर के मर जाता है, ट्रक की इंश्योरेंस नहीं होती है, उसके बाद कोर्ट केसेस चलते हैं, भयंकर लॉस होता है। रोज ऐसा लगता था कि कोई नई बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही है और धीरे धीरे पापा का जो बिजनेस है ये डूबने लगता है। 2011 के आते आते हम लोग इतने गरीब हो गए कि प्राइवेट स्कूल से हमें निकाल के क्रिश्चियन स्कूल में हमारा दाखिला करा दिया गया। मैं और मेरी बहनें, हम ऑटो से स्कूल जाने की जगह अब हम साइकिल से स्कूल जाते थे। मैं 4 किलोमीटर साइकिल करके स्कूल जाता था। हमने ये जिंदगी पहले कभी नहीं देखी थी और ये सब हमारे लिए बहुत स्ट्रगल था। बट असली स्ट्रगल हमारा अब शुरू होने वाला था, क्योंकि हमारे घर में अब चीजें होनी शुरू होने वाली थी। हमारा जो बेडरूम था उसके बाहर एक हॉल था, लिविंग रूम टाइप का। उसमें एक विंडो थी जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास था। उसमें ना बाहर अगर कोई मूवमेंट हो तो पता चलता था कि वो हिल डुल रहा है, पर चेहरा साफ नहीं दिखता था। सबसे पहले ये अजीब चीजें नोटिस करना शुरू करा मेरी बड़ी बहन ने। मेरी बड़ी बहन रात को पढ़ती थी और जब वो पढ़ाई करती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे रात में उस विंडो के पार कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि वो जो खिड़की के पार 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जिसने ऑरेंज पहना हुआ है और एक ने ग्रीन पहना हुआ है। दीदी बहुत घबरा गई और पहले उसने खुद यकीन नहीं किया, बट इवेंचुअली उसने 2-3 बार देख लिया तो उसने घबरा के बाद मम्मी को बताई। और मम्मी को जब उसने ये बात बोली कि मुझे खिड़की के बाहर तो बच्चे खड़े दिखते हैं, तो मम्मी ने भी इस बात को यकीन सा नहीं किया। मम्मी को लगा शायद ये स्ट्रेस है
ऑब्वियसली देर रात तक पढ़ना, पढ़ाई, इन सब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है इसको हेलुसिनेशंस वगैरह हो रही है। दीदी के बार बार बोलने के बाद मम्मी ने उसकी बात को थोड़ा सीरियसली लिया और थोड़ा डिटेल में जब बात पूछी तो दीदी ने बताया कि वो जो बच्चे हैं वो कुछ एक ऑरेंज कलर का कुछ पहना होता है और एक ने ग्रीन। जैसे मम्मी ने ऑरेंज और ग्रीन कलर सुना, मम्मी एकदम से चुप हो गई, जैसे ये कलर्स शायद उनकी ज़िंदगी में पहली बार नहीं आए थे। खैर उस वक्त हम सब ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल टेंशन में थे। पापा का बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। पापा मेंटली बहुत ज़्यादा बदल गए थे। वो जो हमेशा बहुत स्ट्रांग रहते थे, अब बात बात पर गुस्सा करना, किसी की बात नहीं सुनना, और सबसे अजीब बात, हम ब्राह्मण लोग थे पर इन सब के बावजूद भी पापा बाहर से लाके नॉनवेज खाने लग रहे थे। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर बाद में हमें समझ में आया कि ये सारी चीजें नॉर्मली नहीं हो रही थी। हमारा घर 2 फ्लोर का था और हम 2nd फ्लोर पे रहते थे। हमारे नीचे किराएदार रहते थे। शुरू में हमें ऐसा लगता था जैसे रात में कोई छत पे चल रहा है। कई बार मम्मी पापा टॉर्च लेके छत पे गए पर वहां उन्हें कुछ नहीं दिखा। पहले ये आवाजें 1:30 बजे के आसपास आया करती थी, फिर धीरे धीरे वो 1 बजे, फिर 12:30, 12 और फिर 11:30 बजे से ही वो आवाजें आने शुरू हो गई। फिर इसी बीच एक दिन मम्मी और दीदी टेरेस पे थे। बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी, सब रिलैक्स माहौल था। फिर एकदम से मम्मी ने चौंकते हुए दीदी को बोला, नीचे चल, नीचे चल, जल्दी नीचे चल। दीदी ने बोला क्यों, पर मम्मी ने उसका हाथ खींचा और हाथ खींच के उसको नीचे ले गई और सीढ़ी का दरवाजा उन्होंने लॉक कर दिया। जैसे मम्मी ने दरवाजा बंद किया तो टेरेस से दरवाजे के पीछे से दौड़ने की आवाज आई, जैसे कि कोई भाग के छत क्रॉस करके गया है। मम्मी का घबराहट से हार्ट फेल होने को था, क्योंकि वो जो आवाज थी दौड़ने की वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। मम्मी दीदी भाग के नीचे आते हैं एंड देन उसके बाद लगातार पड़ोसियों के भी कंप्लेन आने लगते हैं। हमारे जो टेनेंट्स हैं नीचे, जो किराएदार रहते हैं, वो बोलते हैं, बहन जी ये आपके बच्चे दिन भर सीढ़ी से ऊपर नीचे क्यों करते रहते हैं। ये पड़ोस वाली आंटी बोलती है, ये कौन सा बच्चा है आपका जो रात के 3 बजे छत में घूम रहा होता है। जब लोग ये सवाल मम्मी से पूछते थे तो मम्मी के पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि मम्मी को तो पता ही था ना कि वो हम नहीं थे। इस टाइम तक मैं भी 12-13 साल का हो गया था। पापा काफी लेट घर को आते थे और हम बस पढ़ाई के बहाने ना जागे रहते थे। ऐसी एक रात मैं और मम्मी बिग बॉस देख रहे थे और हमें सडनली लगा कि कोई रूम के बाहर चल रहा है। हमने दरवाजे के ना नीचे से बाहर हल्का सा से देखने की कोशिश करी तो वो जो शेडो था वो मूव हो रहा था। साफ पता लग रहा था कोई चल रहा है। वो शेडो हल्की हल्की मूव करी थी, फिर एक लोहे के गिरने की आवाज आती है और फिर जैसे किसी की दौड़ने की। मम्मी बहुत हेजिटेशन में, जैसे मम्मी चाह के भी ना कहना चाह रही हो, कि मम्मी बोलती है, डर मत, कोई कुत्ता होगा बाहर। लेकिन 2nd फ्लोर पे कुत्ता, और क्या पता चोर हो, पर चोर होता तो भागता नहीं ना, वो चलता नॉर्मली, पर भागता क्यों वो। मैं बच्चा था बट उस रात मेरे को समझ में आ गया कि इस घर में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कोई और भी था। 2014 तक ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल हो गई थी कि टेरेस से सामान गिरना, बालकनी से ईंटा फेंकना, ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मल सी लगने लगी थी हमें। बाकी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और उन सब चीजों के चलते पेरेंट्स इतने परेशान थे कि ये चीजें उनके लिए सेकेंडरी सी बन गई थी। चीजें ऐसे ही चलती रही और फिर आया 2015। ये साल हमारी जिंदगी का सबसे खराब और सबसे इम्पोर्टेंट साल एक साथ बना। 2015 में मैं 14 साल का था और इस टाइम पे मुझे एक अजीब सी प्रॉब्लम थी। 14 साल के होने के बाद भी मैं नींद में बिस्तर गीला कर देता था और इस वजह से मैं कहीं जा नहीं पाता था। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं थी, मेरी छोटी बहन को भी थी। मेरी छोटी बहन को स्लीप पैरालिसिस होने लगा। वो बेचारी घबरा के बताती थी कि कोई दरवाजा नॉक करता है, फिर वो एकदम से अंदर आ जाता है और आके मेरे सीने के ऊपर बैठ जाता है और फिर ऐसा लगता है जैसे मेरा गला वो दबा रहा है। ये चीजें हमारे साथ रोज रात को होने लगी थी और हमें इतना डर बैठ गया था कि हम तीनों भाई बहन एक ही रूम में सोने लगे थे। मेरे पास उस टाइम पे एक पेट पैरेट था और मैं रात को उसके साथ ही सोता था, बस इस एहसास के लिए कि मेरे साथ कोई है। मेरी बड़ी बहन को भी कुछ सपने आने लगे। सपनों में कोई उससे एक चद्दर मांग रहा था। ये वही चद्दर थी जो मैं ओढ़ के सोता था। लगातार सपने आने के बाद मेरी बड़ी बहन ने मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी ने घबराहट में वो चद्दर किसी मंदिर में दान कर दी और इत्तेफाकन वो चद्दर दान करने के बाद से हमारी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई। मेरी बेड वेटिंग बंद हो गई, मेरी बहन की स्लीप पैरालिसिस बंद हो गया और मेरी बड़ी बहन को ही सपने में वो किसी का आना, वो मांगना, वो सब खत्म हो गया। कुछ दिनों के लिए चीज़ें काफ़ी नॉर्मल रही और फिर आया वो दिन 21 मई 2015, ये दिन जिस दिन सब कुछ बदल गया। हम लोग रात पे घर पे ही थे, थोड़ा लेट हो गया था और रात को एकदम से हमारा फ़ोन बजता है। फ़ोन पापा का था। पापा की आवाज़ में
एक अजीब सी घबराहट थी, शिवरिंग थी। उन्होंने कांपती आवाज में बोला कि एक्सीडेंट हो गया है मंडू में, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं मुझे। हॉस्पिटल? क्या बोल रहे हो? कौन सा हॉस्पिटल? रिम्स ले जा रहे हैं, RIMS ले जा रहे हैं। हमने देखा कि मम्मी ने फोन में बात करी और फिर मम्मी रोने लगती है जोर जोर से। और जब हमने पूछा मम्मी से तो मम्मी ने बस नाम ऐसा हिलाया अपना, और हमें ऐसा लगा जैसे मम्मी हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि हम रात के 2:30 बजे घर से निकलते हैं। बहुत पैनिक सिचुएशन थी। वो जो हॉस्पिटल था हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर था, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट दूरी होनी चाहिए थी। हम स्कूटी पे निकलते हैं और रास्ते में मम्मी के स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और स्कूटी वहीं पे रुक जाती है। मम्मी इतनी परेशान हो जाती है कि वो सड़क के बीच में बैठ के रोने लगती है जोर जोर से, और मैं खड़ा ये सब चीज़ें देख रहा होता हूँ। हम वहाँ से पापा का फ़ोन ट्राई कर रहे होते हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा होता, और उससे हमारी घबराहट और ज़्यादा बढ़ रही होती है। हम किसी तरह से मदद मांगते मांगते अस्पताल पहुँचते हैं, और जब अस्पताल पहुँचते हैं हम देखते हैं पापा स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। उनकी पूरी शर्ट खून से भरी हुई है, सर फटा हुआ है और आंखें उनकी बिल्कुल बंद सी हैं। मम्मी दौड़ के जाती है और उनको हिलाती है, और जब वो उनको हिलाती है तो पापा हल्की सी आंखें खोलते हैं, और बस पता नहीं क्यों एक अजीब सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे। मैं बहुत हैरान हो गया दोस्तों कि क्या ये स्ट्रांग बनना चाह रहे हैं मेरे सामने, या ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उसी हालात में पापा मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी बहनों की शादी तेरी जिम्मेदारी है बेटा। और मैं ये बात सुन के एकदम नम वहाँ पे खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। तभी डॉक्टर आते हैं और वो मम्मी को बताते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है ये इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट में बचना नामुमकिन के जैसा है। गाड़ी जिस मैकेनिक के पास जाती है, मैकेनिक बोलता है कि ये स्टीयरिंग को मोड़ना किसी नॉर्मल आदमी की बात नहीं है। पुलिस भी जब इंक्वायरी करना आई होती है तो पापा को बोलती है कि लगता है आपकी पत्नी के सिंदूर में ना बड़ा दम है, जो आप निकल आए इस चीज़ से। और ये सारी चीज़ें सुन के ये समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये कुछ अलग ही था। एक्सीडेंट के बाद एक चीज़ और हुई जो पापा ने काफ़ी लंबे टाइम तक किसी को बात नहीं बताई, पर जब धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हुई तो उन्होंने पहले वो बात मम्मी को बताई और मम्मी ने हमें। पापा को रात में बहुत अजीब और डरावने सपने आने लगे थे, और उन सपनों में उनको अपने वो भाई बहन दिखते थे जिनकी बचपन में डेथ हो गई थी ना, वही भाई बहन। एक ने ऑरेंज पहना होता था और एक ने ग्रीन। आगे का सपना सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पापा बताते थे कि वो जो भाई बहन थे वो कुछ करते नहीं थे, ना उन्हें कभी छूते थे, बस वो उनके सामने आते थे और इशारों से हाथ से वो उनके पीछे की तरफ इशारा करते थे, और जैसे ही पापा पीछे मुड़ते थे एक भयानक सा, पता नहीं भयानक सी आकृति, एक चीज़ उनके सामने खड़ी होती थी, और वो सपना बिल्कुल भयानक तौर पे बदल जाता था। वो जो चीज़ थी बहुत ही भयंकर दिखती थी, और उसका जो चेहरा था वो कुछ खास क्लियर नहीं होता था। उसकी आंखें पापा बताते हैं कि वो इंसानों की आंखों की तरह नहीं दिखती थी। उसकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे अंधेरे के अंदर भी देख रही हूँ। उसका शरीर नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था, ज़्यादा लंबा, ज़्यादा पतला और हवा में थोड़ा सा झुका हुआ सा। पापा बताते हैं कि उसकी मौजूदगी में ही पापा को जैसे सपने में सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी, लगता था जैसे उनका कोई गला दबा रहा है। इन सब में सबसे डरावनी बात ये थी कि उन सपनों में वो जिन या वो जो भी चीज़ थी वो पापा के सामने आता था, पर कभी भी कंप्लीटली सामने नहीं आता था, जैसे उनसे अपना चेहरा सा छुपा रहा हो। जब भी वो जिन थोड़ा थोड़ा पापा के पास आने लगता तो उनका जो विजन है हल्का हल्का धुंधला होने लगता, और जब वो जिन बिल्कुल करीब आ जाता उनके, और जैसे ही वो उनको टच करने वाला होता ही था वैसे ही उनका सपना खुल जाता था। पापा जब नींद से उठते थे तो पूरा पसीने में तरबतर अपने आप को पाते थे, और उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता था। पापा बताते हैं कि उठने के बाद भी कमरे में थोड़ी देर तक वही हैवीनेस सी रहती थी, जैसे सपना पूरी तरह से गया ना हो। कभी कभी तो पापा को लगता था कि जो उन्होंने देखा वो सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि किसी चीज़ ने जानबूझ के उनको दिखाया था, लाइक अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक्सीडेंट के बाद घर का हाल ऐसा हो गया था जैसे घर रुक सा गया हो। पापा बेड रेस्ट पे थे, बिजनेस ऑलमोस्ट डूब चुका था, कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और ये घर पे जो कुछ भी हो रहा था इस पे ध्यान देने की ताकत किसी में थी ही नहीं। हम सोच रहे थे कि सब कुछ अब हमारा खत्म सा हो गया है, पर असल सच तो अब यहाँ से शुरू होने वाला था। पापा धीरे धीरे एक्सीडेंट से रिकवर करे, थोड़े थोड़े ठीक हुए, पर जैसे जैसे वो ठीक हुए उनका बिहेवियर फिर से खराब सा होने लगा। कभी तो वो बिना वजह गुस्सा कर देते थे, फिर कभी कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे। सारे डिसीजंस वो गलत लिया करते थे, ऐसे फैसले उनके अगेंस्ट जा रहे हों। पापा की ये सब चीज़ें देख के हमें ऐसा लगता था जैसे ये एक्सीडेंट का ट्रॉमा है, पर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये ट्रॉमा नहीं, दिस वाज समथिंग एल्स। हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा था ये सबके लिए यकीन करने जैसा नहीं था,
पर फिर भी हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स जित तक ये बातें पहुंची थी वो हमारी मदद करना चाह रहे थे। ऐसे हमारे एक फैमिली फ्रेंड आंटी ने हमारी मम्मी को एक बूढ़ी आदिवासी औरत के बारे में बताया। वो औरत शहर से दूर जंगल में कहीं रहती थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा करती थी, वहीं पर पत्थर पूजा करती थी। मम्मी और दीदी जब वहां पे पहुंचे तो बूढ़ी औरत ने बिना कुछ पूछे ही बोला, तुम्हारे घर पे किसी ने काला जादू किया है। 2 लोग हैं, एक तो पड़ोस से है और दूसरा तुम्हारे अपने खून से है। तुम्हारे घर पे मारण क्रिया चल रही है, बलि चाहिए। धीरे धीरे पूरे परिवार की बलि चाहिए। जा उसके हाथ से छुआ चावल ला। उस बूढ़ी औरत ने पापा के हाथ का छुआ हुआ चावल हमसे मंगाया और फिर वो चावल को टच करके बोली, ये जो भी कर रहा है, जो कोई भी ये कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ जलन नहीं है, बलि का हिसाब है। पेड़ के जरिए, प्रसाद के जरिए, खाने के जरिए तुम्हारे अंदर ये गया है। सोच कौन है वो? तेरा अपना खून है। जैसे उस बूढ़ी औरत ने ये सारी बातें बोली, प्रसाद के थ्रू, खाने के थ्रू, पेड़ के थ्रू, तो हम समझ गए थे कौन है। हमारे जो दादाजी थे, उनके जो भाई थे, उनके 5 बेटे थे। उनके 5वां बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था, 5वें बेटे की वाइफ ये 100% वही थी। यार इनको तो हम प्यार से छोटी मम्मी कह के बुलाते थे। जैसे हमने उसका नाम बूढ़ी औरत के सामने लिया, उसने बस पलके झपकाई जैसे वो हामी भर रही हो। इसके बाद वो बूढ़ी औरत हमें एक सौदे के बारे में याद दिलाती है। वो सौदा जो हमारे परिवार में हुआ था, जिसके बारे में शायद मम्मी को भी थोड़ा सा आइडिया था। सौदा ये हुआ था कि जो चौथा भाई था वो अमीर था, इंजीनियर था, उसके पास दौलत शौहरत सब कुछ थी, पर उसके पास बच्चे नहीं थे। 5वें भाई के पास कुछ नहीं था, पर उसके पास बच्चे थे। सौदा ये हुआ था कि जो बच्चा होगा वो तुम्हारा और जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी। बच्चा गया, प्रॉपर्टी मिली, पर 2007 में अचानक जो चौथा भाई था उसकी डेथ हो जाती है और उसके ठीक 2 साल के अंदर उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अननोन, और सारी जो प्रॉपर्टी थी वो इनडायरेक्टली वापस आ जाती है 5वें भाई के वाइफ के पास। इसी बीच जो बच्चा था, उस बच्चे पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, जैसे उसको सब कुछ पता हो ये पहले से। इसके कुछ टाइम बाद हमारे घर में एक और शादी हुई। एक चीज और थी कि ये जो 5वें भाई की वाइफ थी, ये पूजा पाठ और इन सब चीजों में बहुत इन्वॉल्व रहती थी। हमारे परिवार में एक शादी हुई, जिस शादी में इसने पूजा कराई, पर 2010 से अभी तक उस कपल का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। ये सारी बातें दोस्तों आपस में क्लिक करने लगी थी। बूढ़ी औरत बताती है कि अब उसकी नजर तुम पे गई, तुम पे और तुम्हारी चीजों पे, तुम्हारे पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, दौलत पे, शोहरत पे उसकी नजर है। उस आदिवासी औरत की बातें सुन के हमारी रूह कांप रही थी, क्योंकि हम रिकॉल कर पा रहे थे कि उस औरत ने हमारे साथ भी बहुत कुछ किया है। वो हमारे लिए प्रसाद लाती थी और प्रसाद में हमें वो सिंदूर देती थी और खाने के लिए बोलती थी। और सिंदूर कौन खाएगा, आप खुद सोचो, सिंदूर कौन खाता है? पर वो हमें जिद करके वो खिलाती थी। अगर हम नहीं खाते थे तो पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता था, और वो हमें टोक दिया करती थी कि खाया नहीं ना तुमने अभी तक, खाया नहीं, खा लो बेटा, खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ, चलो बेटा चलो, आशीर्वाद मिलेगा, खाओ। वो कुल देवता का प्रसाद बोल के हमें ये सब चीजें खिलाती थी। उस आदिवासी औरत ने हमें साफ बोल दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी ताकतों से परे है, तुम लोग किसी मुसलमानी ताकत के पास जाओ। इसके बाद हम लोग एक मौलाना जी के पास गए। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। मम्मी का नंबर 4थे दिन आया, 4th दिन मम्मी को बुलाया गया। मौलाना से मिलने से पहले हम लोग बहुत घबराए हुए थे, स्पेशली मम्मी, वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। पर जब मौलाना से मिलने वो गए और जो मौलाना ने हमें बताया, मम्मी लिटरली नम हो गई और वो ज़मीन पे बैठ गई। मौलाना ने हमको बताया, तुम्हारे घर में 3 आत्माएं हैं, 2 तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, वो तुम्हारे पितर हैं, और एक जिन है जो तुम्हारी जान लेने आया है। और मौलाना की बातें सुन के हमें समझ में आया कि जो टेरेस में हमें वो जो बच्चे दिखते थे वो हमारे पितर हैं और वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं। वो हमें डराने नहीं, वो हमें बचाने के लिए आते थे। वो हमें कंटिन्यूसली वार्निंग दे रहे थे। और उनके अलावा वो जो एक चीज थी, वो लगातार खून मांग रही थी। मौलाना ने बताया कि वो एक्सीडेंट वाले दिन भी वो जान लेने के लिए आया था, पर तुम्हारी माँ की भक्ति और जो तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, उसने तुम्हारे बाप की जान बचाई। वो याद दिलाने तुम्हें रोज आते हैं कि वो अभी भी यही है। 8 दिन पहले भी वो खून लेने आया था, पर उसे खून नहीं मिला। और फिर हमें याद आया कि हाँ, 8 दिन पहले पापा स्कूटी से गिरे थे, काफी जोर से गिरे थे, बट टचवुड कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई। शायद मौलाना जी इसी बारे में बात कर रहे हैं। मौलाना जी आगे हमें बताते हैं कि पापा पार्शियल पोजेशन में भी हैं, हल्का सा उन पे उस जिन ने कब्जा भी जमाया हुआ है। इसी वजह से जो
जो भी डिसीजंस वो ले रहे थे पिछले कई दिनों से वो सारे गलत ले रहे थे। हमें ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझ के गलत डिसीजन ले रहे हैं, बट अब हमें समझ में आता है। और यही रीज़न था शायद कि इतने धार्मिक परिवार से होने के बाद भी वो सारी गलत हरकतें कर रहे थे, जैसे नॉनवेज खाना और पूजा वगैरह छोड़ देना, इस तरह की सारी अजीब सी चीज़ें। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था हमारे साथ जिसे याद करके मेरा अभी भी गला सूख जाता है। एक सुबह मम्मी नोटिस करती है कि नलके का जो पानी है वो हल्का सा रस्ट कलर सा आ रहा है। पहले मम्मी को लगा कि शायद टंकी में कुछ इम्प्योरिटी या जंक वगैरह होगी, पर थोड़ी देर और पानी चलाया तो उस पानी से बहुत तेज बदबू सी आने लगी। पानी का रंग भी थोड़ा लाल सा हो गया, जैसे वो खून हो। और वो जो स्मेल, वो स्मेल ऐसी थी मानो जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त हो और सड़ा हुआ खून हो। वो मम्मी घबरा गई और उन्होंने तुरंत वो टोंटी बंद कर दी। फिर मम्मी और हम सब लोग छत पे गए वो टंकी देखने के लिए, और जब हमने टंकी खोली माना हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। टंकी का ढक्कन खोलते ही मानो एक सेकंड के लिए तो सांस लेना हमारा मुश्किल हो गया हो। पूरी टंकी के अंदर कबूतर मरे पड़े थे। और ये मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, उनका सर उनके जिस्म से बिल्कुल अलग था और पूरी टंकी खून से भरी हुई थी। हम गिनते गए 1 2 3 8 18, पूरे 18 कबूतर थे वो। ये बताते हुए भी मेरे समय पे हाथ कांप रहे हैं। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि टंकी अंदर से बंद थी और टंकी तक जाने का रास्ता घर के अंदर से होते हुए जाता था। मम्मी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और पापा कुछ नहीं बोले। मैं भी बस चुपचाप खड़ा होकर बस देख रहा था ये सब चीजें। इस इंसिडेंट के बाद हमने घर को ऐसे साफ किया जैसे जिंदगी से अपने पाप धो रहे हों। टंकी को पूरा खाली किया, उसमें फिनाइल, केमिकल्स, क्या क्या नहीं डाला साफ करने के लिए। पूरे घर को धोया गया, दीवारों तक को रगड़ दिया हमने। और हमें को लगा शायद ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हम गलत थे। सफाई के बाद भी घर में एक अजीब सी बदबू रह जाती थी। वो नॉर्मल गंदगी की स्मेल नहीं थी, वो खून और मरे हुए जानवर और उस सड़ी हुई चीजों जैसी स्मेल थी। ऐसी बदबू जो नाक में नहीं सीधे दिमाग में घुसती थी। कभी वो किचन से आती थी, कभी सीढ़ी से, और कभी किसी भी कोने से, बिना किसी वजह के। मम्मी रोज घर में अगरबत्तियां जलाती थी, एक नहीं दो नहीं, पूरे पैकेट के पैकेट। कभी लोबान, कभी धूप, कभी गुग्गल। मंदिर के पास तो हमेशा जलता ही रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन जैसी ही अगरबत्ती बुझती थी वो बदबू वापस आ जाती थी। कभी ज़्यादा, कभी तेज़, कभी हल्की, लेकिन कभी भी परमानेंटली वो जाती नहीं थी, हमेशा रहती थी। सबसे ज़्यादा डर तो दोस्तों हमें तब लगता था जब रात को बिल्कुल शांति में, बिना किसी हवा के, अचानक ऐसा लगता था जैसे किसी ने खून से ना भीगे हुए कपड़े को घर में रख दिया हो। वो जो एक स्मेल होती है ना खून की, बस वो, और वो पूरे घर में फैलती थी। और फिर हम बस एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हें आ रही है क्या, तेरे को भी बदबू आ रही है क्या। और जब सबका जवाब हाँ होता था तो हम ये समझ जाते थे कि ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन नहीं है। उस बदबू के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई थी, वो था इस घर का भारी हो जाना। ऐसा लगता था घर में हवा रुक गई है, सांस लेना भी मुश्किल से फील होने लगता था। हमारा दिल बिना वजह घबराने लगता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब वो बदबू बहुत इंटेंस हो जाती थी ना, बहुत तेज हो जाती थी, तो उस रात हमें पता होता था कि घर में आज कुछ ना कुछ गलत घटना होगी। मैं उस वक्त बच्चा ही था और मैं हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता था। तो मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो बदबू है ये उस टैंक वाले इंसिडेंट की वजह से, उस खून की वजह से। पर फिर उस दिन जब मौलाना ने मुझे बताया, जहाँ भी खून की याद रह जाती है वो चीज़ वहीं जाती है, उस दिन मेरे को समझ में आया कि ये स्मेल कोई नॉर्मल स्मेल नहीं थी, ये उस चीज़ की मौजूदगी का एहसास थी। ये बदबू हमें बताती थी कि वो चीज़ अभी घर में ही है, हमें छोड़ के कहीं गई नहीं है। एक इंसिडेंट और मेरे साथ हुआ था जो मैं पहले कभी शेयर नहीं कर पाया था, पर उस दिन मौलाना के यहाँ मुझे वो चीज़ बताने की हिम्मत आई। एक रात में आधी नींद में था और नींद में एकदम से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। वो पकड़ नॉर्मल थी, पर वो जो उंगलियां थी वो बहुत ठंडी थी। मैं इतना घबरा गया कि मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। पर फिर मुझे लगा जैसे मानो ये एक सपना है। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पैर के नीचे नीले छाप पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने बहुत जोर से मेरे पैर को पकड़ा हो। मैं रोते रोते मम्मी के पास गया और मैंने मम्मी को ही दिखाया, और मम्मी ने जब ये देखा तो मम्मी एकदम चुप हो गई, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर निशान उन्होंने पापा के पैरों में भी देखे थे। हमारे घर वालों के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। अक्सर जब सुबह हम सो के उठते तो हम सबके हाथों पे खरोचों के निशान होते, कभी पीठ पे जलने जैसे निशान होते, और हम सब में से किसी को भी ये नहीं पता था कि निशान कैसे आए और कब लगे।
और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सारे निशान, चोटें रात के बाद ही हमें दिखते थे। हमारे घर में एक चीज़ और बहुत अजीब होती थी, हमारे घर में सबके फ़ोन की बैटरीज इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती थी कि समझ ही नहीं आता था। सपोज़ मैं अभी अपना फ़ोन चार्ज करके आऊँगा एंड विद इन 10 मिनट्स बैटरी 100 से 1% में आ जाती थी। फ्रीक्वेंट मीटर ऑफ हो जाता था। रात में बहुत बार कैंडल जला के बैठा करते थे हम। पूरे घर में अजीब सी ठंड सी लगने लगती थी, ऐसी ठंड कि उससे मेरे मम्मी पापा के पैरों में और हाथों में दर्द होने लगता था। धीरे धीरे मेरे मॉम के लेग्स में बिल्कुल ब्लू निशान पड़ने लगे और उनको चलने में तकलीफ सी होने लगी। हमारे घर के आसपास अक्सर स्ट्रीट डॉग्स भी आ जाते थे, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने घर के गेट के अंदर पैर रखना ही बंद कर दिया। कोई भी कुत्ता अंदर ही नहीं आता था। अगर गलती से कोई आ भी जाता तो तुरंत भौंककर पीछे भाग जाता था, जैसे किसी ने डांट दिया हो। और ये सिर्फ हमारे घर के साथ ही होता था, पड़ोस के घर में वही कुत्ते नॉर्मली रहते थे। वो कहते हैं ना, एनिमल्स जो देख पाते हैं वो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाते। शायद वो हमसे पहले ही उस चीज़ को देख चुके थे जो शायद हम अभी तक नहीं देख पाए थे। कुछ दिनों तक एक अजीब सा पैटर्न भी चलता रहा हमारे घर में। रोज सुबह गेट खोलते ही कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई मिलती थी। कभी काला धागा, कभी टूटी हुई चूड़ियाँ, कभी नींबू के छिलके। पहले लगा कोई पड़ोसी कर रहा होगा, लेकिन एक दिन जब मम्मी ने गेट के बाहर झाड़ू लगाई तो अगले दिन बिल्कुल उसी जगह पे फिर से सामान रखा मिला, जैसे कोई देख रहा हो और जानबूझ के वहां पे चीजें रख रहा हो। मौलाना साहब ने हमारे सारे इंसिडेंट सुने, सारी प्रॉब्लम सुनी, फिर उन्होंने पानी फूंक कर हमें दिया। 4 दिन का उन्होंने नियम बनाया, रोज अगरबत्ती करने का हमें बताया और कुछ दुआ पढ़ के घर के चारों कोनों में इसे फूकने के लिए बोला। मौलाना जी ने कहा कि ये उसे उल्टा नुकसान पहुंचा देगा और आप लोगों से दूर करेगा। हमने सारी चीजें फॉलो करी और सब कुछ ठीक होने से लगा। घर की बदबू धीरे धीरे खत्म सी हो गई। और फिर मेरी मम्मी हनुमान जी की भक्त है। 12 साल की उम्र से हर दिन वो मंगलवार का व्रत रख रही है। एक बाबा ने हमें बताया कि 6-7 साल से तुम लोग जिंदा हो ना, ये सबसे ज्यादा बड़ा सबूत है कि ऊपर से तुम पे रक्षा है। जब वो चीज घर से चली गई तो हमने फिर मंत्रों के द्वारा उस घर को दोबारा बदवाया, पितरों की पूजा करी और कुल देवता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद धीरे धीरे सब चीजें शांत होने लगी और फिर से हमारी जिंदगी पटरी पे आने लगी, एक सही डायरेक्शन में पलटने लगी। मेरी बड़ी दीदी अभी यूएसए में है और वो सेटल्ड है। छोटी दीदी ने पहले जॉब करी, फिर उनकी शादी हो गई, नाउ शी इज ऑल्सो सेटल्ड। मैंने इंजीनियरिंग करी, अब मैं आईटी में हूँ और मेरे पास कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा कर रहा हूँ मैं। पापा ने नया बिजनेस खोला था जो कि अभी काफ़ी स्टेबल वे में चल रहा है। पिछले साल हम गया भी गए। गया में हमने त्रिपिंडी श्राद्ध कराया और जो 3 जनरेशन्स का जो ट्रॉमा चल रहा था, वो जो एक सर्कल था, वो जो चक्र था, ये फाइनली पूरा हुआ। दोस्तों, ये थी नितिन की कहानी एंड कितनी गजब की कहानी थी ना ये। आज जो दोस्तों आपने सुना, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, एक पूरी फैमिली का एक्सपीरियंस था जो सालों तक चुपचाप झेला गया। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक हम कुछ देखते नहीं हैं तब तक कुछ होता नहीं है, लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक चीज़ें चुपचाप काम करती हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि एक साथ आपकी हेल्थ, वेल्थ, सुकून सब कुछ खराब होने लगे, तो उसको महज एक इत्तेफाक मत समझना आप। और ये वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, बस ये याद दिलाना था कि उजाला चाहे कितना ही ज़्यादा हो, अंधेरा भी उस उजाले तक पहुंचता ज़रूर है। बस ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि हर वो चीज़ जो आपको भगवान का प्रसाद बोल के दी जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान का ही प्रसाद हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। ओके, बाय।